संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन विवादों के साथ मौजूदा वक्त में पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल रहा है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर घमासान जारी है। मोदी सरकार के खिलाफ देहरादून में भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज देश में बोलने की आजादी खत्म हो रही है। दरअसल संसद शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के बीच संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी, जिस पर विपक्ष ने सदन में सरकार से जवाब मांगा, तो वहीं सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। 2 दिनों में 140 से ज्यादा सांसदों के निलंबन से विपक्षी नेताओं में आक्रोश है। तो आपको बता दें कि 146 सांसद जो निलंबित किए गए हैं, दोनों राज्यसभा और लोकसभा को मिला के, ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में जो है सांसदों को निलंबित किया गया है, दोनों हाउसेस से, यानी राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। और इसी का गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और नेता जो हैं, वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ यही बात पर सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की, आखिर क्यों? देखिए, मोदी जी के राज्य में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सांसदों का गला घोंटा जा रहा है, उनकी सदस्यता समान निलंबित की जा रही है, उन्हें अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है, अपने सुरक्षा के सवाल को उठाने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आकर के जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सांसद जनता की आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र की आवाज उठाते हैं, उनको निलंबित किया जा रहा है। देश गंभीर खतरे में है। आपने और हमने सब ने पिछले 10 वर्षों में 9 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें जनता की गिरते हुए देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने में, समाप्त करने में लगी हुई है और इसीलिए संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि हमको जो 2024 के आसपास जो खतरा मंडरा रहा है इस देश को, इस भारत माता को, वो हमको दिखाई दे रहा। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज देश में गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की जय कहने वालों का शासन है। भारत माता खतरे में है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, प्रोपगेंडा करते हैं और मुख्य जो मुझे लगता है, उनके युवराज ने जो ऐतिहासिक गलती की, जिस प्रकार उन्होंने अपमान किया, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रोपगेंडे कर रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद इस देश के उपराष्ट्रपति किसान के बेटे का अपमान करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं और कांग्रेस के युवराज कितना शर्मनाक है, कितना गिरते हुए जो है उसका वीडियो बनाते हैं, कभी अपनी सरकार का ही अध्यादेश फाड़ देते हैं। इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस के युवराज करते हैं, तो कांग्रेस को इस वक्त शर्म आ रही है कि वो अपने युवराज का किस प्रकार बचाव करें। तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के प्रोपगेंडे कर रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इंडिया का हल्ला बोल सड़कों पर पूरा विपक्ष उतर आया है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सदन के अंदर जिस तरह से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सही नहीं है, ये सवाल विपक्ष कर रहा है। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विपिन खन्ना, आप प्रवक्ता हैं, और हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि अभी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी नहीं है, इसलिए विपिन खन्ना जी, इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो हमें सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये मुख्य नजर आते हैं। आज सपा तो नजर आई, आप लोग इस हल्ला बोल का हिस्सा हैं या नहीं? बिल्कुल साथ रहेंगे, जनता की आवाज बनकर साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो पूर्ण रूप से लोकतंत्र विरोधी सरकार है और ये लोग, अगर मीडिया इनके खिलाफ बात करता है तो मीडिया पर पहरा ये लगा देते हैं। अगर कोई समाज सेवी संगठन इनके खिलाफ बात करता है तो उनको ये जेल में डाल देते हैं।
विपक्ष इनके खिलाफ बोलता है तो विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल में डालने का काम करते हैं। मोदी सरकार को सवाल पूछना पसंद नहीं है। हम पूछते हैं रोजगार आपने क्यों नहीं दिया? आप महिला सुरक्षा की बात अगर विपक्ष करता है तो ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इनके सांसद अगर संसद के अंदर गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये माफ कर देते हैं, उन पर कोई भी बात करने को ये तैयार नहीं होते हैं। इनके सांसद अगर महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न करते हैं उसके बाद भी ये लोग उनको अपनी गोद में बिठा कर रखते हैं। लेकिन अगर विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष का कोई भी सांसद अगर इनसे सवाल करता है तो या तो उसको जेल में डाला जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि लोकतंत्र देश से खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है कि औपचारिकता क्यों, सस्पेंड क्यों कर रहे हैं आप सारे विपक्ष को बर्खास्त कर दीजिए और एक राजतंत्र स्थापित कर दीजिए जो आप लोग चाहते हैं। तो आप इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं कि आपने केवल सस्पेंड कर दिया है? मेरा मानना है कि सारे विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डाल दीजिए, फर्जी मुकदमे बनाकर जेल में डाल दीजिए। आप ये सस्पेंशन का जो एक ड्रामा रच रहे हैं, ये क्यों रच रहे हैं? क्योंकि आपको सवाल पूछना पसंद नहीं है। विवेक कीर्ति जी, अगर आपने भी सवाल कर लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और सच के साथ आप खड़े हो गए और कोई सवाल आपने कर लिया तो मुझे लगता है आपके चैनल पर भी ये लोग ईडी और सीबीआई को भेजने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच का सामना करने से डरते हैं। क्योंकि ये रोजगार दे नहीं पाए, महंगाई पर काबू कर नहीं पाए, किसानों को ये बचा नहीं पाए। 700 किसान इन्होंने काले कानून लाकर उनको शहीद करवा दिया। उसके बाद ये लोग आके माफी मांग लेते हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। चलो तपस्या में कमी रह गई, जो 700 किसान आप लोगों के काले कानूनों के कारण शहीद हो गए, उनकी भरपाई कौन करेगा? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। महिला खिलाड़ी हमारी, कल उसने अपने खेल से संन्यास तक ले लिया। इतना बड़ा कदम उस लड़की ने उठा लिया, उस बच्ची ने उठा लिया। उसके बाद भी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को शर्म नहीं आई। उसके बाद ये ऐसे अगर आप अपनी संसद को नहीं बचा सकते, उसमें असामाजिक लोग घुस के कुछ भी बवाल काट सकते हैं। क्योंकि ये प्रकरण दूसरा है। पहले भी जब संसद पर हमला हुआ था तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज आपने संसद भवन बनाया है, खरबों रुपए उसमें आपने लगा दिए हैं जनता के, और आपने ये कहा था कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। उसके बाद भी 3 लोग घुस जाते हैं। और अगर विपक्ष का कोई नेता इस बारे में कोई सवाल पूछता है तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि आज लोकतंत्र सच में खतरे में है। और मेरा तो कहना यही है कि मोदी सरकार को इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको जेल में डाल दें, उन पर मुकदमे दर्ज करवा के उनको जेल में डाल दें, किसी पे कोई भी कार्रवाई कर दें। तो लोकतंत्र को खत्म तो आपने कर दिया है, तो अब राजशाही का भी एक स्तंभ आप वहां पर गाड़ दीजिए अपनी संसद भवन में। अब राजतंत्र है, लोकतंत्र देश से खत्म हो चुका है। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, हालांकि हम बात कर रहे हैं इंडिया के हल्ला बोल की, जिसका आप हिस्सा नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही है। जो विपक्ष लगातार, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर सपा हो, वो तमाम मांग कर रहे हैं। आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए दिव्या जी, आज की जो डिबेट है कि इंडिया का हल्ला बोल पूरे देश के अंदर है, इसी क्रम में उत्तराखंड में भी राजभवन घेराव विपक्षियों द्वारा किया गया। और उनका जो कहना था वो बड़ा वाजिब बात है कि भारतीय लोकतंत्र में जो विपक्ष का काम होता है सवाल करना, सत्ताओं का काम होता है संतोषजनक जवाब देना। हो क्या रहा है? संसद में सेंध लगी। वो एक ऐसी संसद जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सुरक्षित संसद है, यहाँ आम जनमानस सुरक्षित रहेगा, किसी भी सांसद को कोई खतरा नहीं होगा। पुरानी संसद में चूक हुई है कई बार, जिस कारण जो है नई संसद का निर्माण हुआ। 2 महीने बाद सेंध लग गई। सेंध लगवाने वाले भी भाजपा और जवाब ना देने वाले भी भाजपा। अब आप देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष के नेता यदि सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि वो जो लोग अंदर आए वो किस चूक के कारण आए, आपने क्या कार्रवाई करी? आप मोइत्रा को बर्खास्त कर देते हो ये कहकर, निलंबित कर देते हो ये कहकर कि आपने अपना
लैपटॉप का कोड दिया किसी को और सिक्योरिटी लीक हो गई, निलंबित हो गई। आप अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। लोकतंत्र में यदि विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कौन करेगा। अब ये कौन सी तानाशाही है कि आपने 140 विपक्ष के लोगों का मुंह बंद करने के लिए जबरन लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्हें बाहर कर दिया। चलो आपने बाहर किया, वो लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं। और आप देखिए, इससे बड़ी बात, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति धनखड़ जी, वो क्या कह रहे हैं कि मेरा अपमान कर दिया, मैं जाट हूं। अब आप सोचिए, किस और संसद की कार्रवाई को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि आपको अपने जातिगत अपमान लग रहा है तो फिर साक्षी मलिक जो एक बिटिया थी जिसने आज खेल से इस्तीफा दे दिया, उस पर आपकी चुप्पी। मैं सिर्फ दिव्या ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य है कि मोदी है तो मुमकिन है? लोकतंत्र की हत्या मोदी है तो मुमकिन है? विपक्ष की आवाज का कत्ल करना मोदी है तो मुमकिन है? यदि ये सत्य नहीं है तो मोदी जी को फ्रंट पे आके बोलना चाहिए कि आखिर ये जो चूक हुई है इसके पीछे कारण ये था। और गृह मंत्री, भारत के इतने जिनका नाम ले लेकर लोग कहते हैं कि शाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है नेता, और वो गृह मंत्री सदन में जवाब देने की बजाय सीट के नीचे छुप रहे हैं। और जब जवाब नहीं दिया जा रहा है तो कार्रवाई कर रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में भारत में पहली बार इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित किया है। ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलाती है, जब ये सवालों में घिरती है तो ऊट पटांग कार्रवाई करती है और जनता को एक संदेश देने का प्रयास करती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और जब ये फंसती है तो जाति पर, धर्म पर, राम पर और हिंदू पर और मुस्लिम पर आकर जनता का ध्यान एक केंद्रित कर कर अपनी राजनीतिक बचा रही है। हमारा ये कहना है कि इंडिया गठबंधन का पूरे देश में जो ये प्रदर्शन है ये लोकतंत्रीय प्रक्रिया के तहत है। दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड में, अब हम उत्तराखंड में 24 तारीख को मूल निवास भू कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आप जो है हमारे प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एस्मा लगा रहे हैं। तो आप समझ सकती हो दिव्या कि भाजपा ऐसी जुमलेबाज राजनीतिक बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है। अगर मांगोगे तो जेल मिलेगी, बोलोगे तो एस्मा लगेगा, नहीं बोलोगे तो मर जाओ। और 5 किलो राशन में सत्ता में आखिर कब तक बैठोगे, ये अब सवाल जब जनता पूछ रही है तो जवाब नहीं बन रहा है। आज का प्रदर्शन ये बताता है कि पूरे भारत में आम जनमानस इस बात को मान चुका है कि लोकतंत्र की हत्या कर कर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाएगी। इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव में देना पड़ेगा, वरना बहुत भारी पड़ेगा भाजपा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी भी जुड़ चुके हैं। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपसे शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन बहरहाल आप लोग इस पूरे हल्ला बोल के मुख्य आकर्षण हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सांसद निलंबित हुए हैं वो कांग्रेस के हैं। क्या कहेंगे आप लोग, ये हल्ला बोल क्यों? देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत जो संसद में हुआ, उसके बाद ये हल्ला बोल जो हुआ है ये एक संदेश है। क्यों? क्योंकि आपने लोकतंत्र की हत्या के बारे में सुना, अभी भट्ट जी ने कहा, तो मैं उसमें जाने के बजाय इस बात को जरूर दोहराऊंगी कि एक प्रताप सिम्हा को बचाने के लिए 146 सांसद निलंबित कर दिए गए। एक बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए अपनी बेटियों को हमने त्याग दिया। वो बेटी जिसको इन्होंने ही, हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड आइकन बनाया था, उसको त्याग दिया और उसने अपने स्पोर्ट को त्याग दिया, अपने खेल को त्याग दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और अगर हम देखते हैं कि सरकार किसको अपनाती है, उसको जो अपराधी है, प्रताप सिम्हा की बात करते हैं। प्रताप सिम्हा के कारण तो घुसते हैं संसद के अंदर, लोकसभा के डेस्क पर, टेबल्स पर कूद फांद करते हैं,
ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कूद फांद करती है उनके ऊपर, यही भाजपा की सरकार यूएपीए लगाती है। मगर उनको एक तरफ आप आतंकवाद वाले कानून में जो है बुक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसी सुरक्षा में सेंध पर जवाब देने को तैयार। कितनी शर्मनाक बात है। और ये इसलिए भी आज जो कुछ हो रहा है ये पूरा अगर आप देखें तो वहां से लेकर संसद, ये बहाना था सरकार को मिला कि आप निलंबित करना शुरू करो, क्योंकि तड़ी पार को अब आकर बोलना है संसद में। किस पर बोलना है? जो कानूनों में बदलाव आए हैं उन पर बोलना है। भाई कानून मंत्री कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग हैं इस वक्त, मोदी जी और मोदी जी नहीं तो अमित शाह। बताइए मुझे, गृह मंत्री आकर जिस कानून में बदलाव पर बहस में हिस्सा लेते हैं, वहां अगर कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता जो कानून का ज्ञाता होता या कानून के बारे में उनसे सवाल कर देता तो उनकी क्या हालत होती। तो समझिए बात को कि डरी हुई सरकार, कायर मोदी, कायर अमित शाह इस बात से भी डरे हुए थे और इसी कारण से निलंबित किया गया हमारे 146 सांसदों को। लेकिन सरकारों को समझना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी को अवश्य समझ लेना चाहिए कि अगर आप अघोषित आपातकाल लाएंगे तो आपको सजा भी देगी जनता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सांसद जो है वो वेल में क्यों आए प्लैकार्ड लेकर। अरे भाई, आपने तो ये भी कहा था कि सुरक्षा बहुत तगड़ी है आपके नए संसद में, मगर आपको ज्यादा दिक्कत है कि वो वेल में क्यों गए प्लैकार्ड लेके। इसकी चिंता नहीं है कि जो लोग अंदर घुसे अगर उनके कारण कोई हादसा हो जाता। पूरी दुनिया ने देखी वो तस्वीरें। अगर किसी को हार्ट अटैक ही हो जाता है, सपोजिंग मान लिया कि वो बेरोजगार है, वो परेशान है, और अगर वहां पर किसी को कुछ हो जाता फिर कौन जिम्मेदार होता? ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी नहीं है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, मगर वो भाग रहे हैं और सोची समझी साजिश के तहत हमारे सांसदों को निलंबित किया गया ताकि वो इस डिबेट में पार्टिसिपेट ना कर सके। ठीक है, सचिन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन यहाँ तो जो है विपक्ष मुक्त संसद हो गई, जहाँ पे 146 आपने संसद निलंबित कर दिए और सिर्फ इसलिए क्योंकि जवाब मांगा जा रहा था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यदर्शनी जी, केवल जवाब के कारण वो सांसद निलंबित हुए होते तो शायद जो है मैं आपकी बात पे सहमति जताता, लेकिन अमर्यादित भाषा, असंसदीय आचरण और जिस प्रकार से केवल संसद के अंदर हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का और मुख्यतः जो है डूबते हुआ जहाज जो कि कांग्रेस है उसको जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का केवल उद्देश्य हो तो वो समझा जा सकता है। अभी कांग्रेस का बयान भी मैंने सुना और अपने विपक्षी दलों का भी मैंने सुना, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि देश की सबसे बड़ी जो पार्टी रही और आज की तारीख में तो मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार के मुखिया के रूप में जो युवराज नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पिताजी का कार्यकाल याद कर लीजिए। अभी आप बोल रहे हैं कि बड़ी तानाशाही वाली सरकार है, बड़ी तानाशाही से किया, तो उस समय भी 63 सांसद निलंबित किए गए थे। एक कदम आगे बढ़ते हुए जो है उनकी दादी जी थी, उनकी दादी जी ने तो जो है बिना किसी कानून का उपयोग करे, बिना किसी संविधान के तहत जो है देश पे आपातकाल थोप दिया था। आपातकाल के तहत तो जो है मीडिया भी बंदी थी, विपक्ष भी बंदी था, सब लोग जो बात केवल जो है पार्टी सरकार कांग्रेस पार्टी इसकी सरकार चाहती थी वो जो है दिखाया जाता था, सुनाया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो तब जो है वो कायरता कहाँ गई थी? अगर आप कायर बोल रहे हो वर्तमान सरकार को तो पहले उंगली आपकी राहुल गांधी से राजीव गांधी तक और राजीव गांधी से इंदिरा गांधी तक जाती है। लेकिन आज अगर जो है आज एक संविधान के तहत, एक नियम के तहत जो है अगर उन सांसदों को निलंबित किया गया तो आज आपको जो है बड़ी पीड़ा हो रही है। दूसरा, देश के उपराष्ट्रपति वो आज केवल जो है एक संगठन, एक संस्था के उपराष्ट्रपति नहीं, देश के उपराष्ट्रपति हैं। आप उनके जो है विपक्ष का आपका पूरा गठबंधन जो है बाहर बैठ के जो है उनकी नकल उतार रहा है, उनको जो एक बीमारी है उसको जो है अलग अलग तरीके से एंगल से जो है उस पर जो है व्यवस्था उनकी नकल उतार के करा रहा है। और अगर उस पर
वो बयान दे रहे हैं, ये उनकी पीड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, ये उनकी पीड़ा है कि मेरा मजाक इसलिए उड़ाया गया है कि मैं किसान पुत्र हूं, मैं एक जाट हूं, इसलिए जो है टीएमसी के सांसद मेरा जो है मजाक उड़ा रहे हैं। और एक चीज और है, देखिए संसद में आप पहुंचे हो, चुन के पहुंचे हो, आप देश का, अपनी जनता का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हो, लेकिन अगर आप जो है वहां जाके उस जीत का जो है आप परिभाषित नहीं करते, आप वहां जाकर ये नहीं जताते हो कि मैं एक मेच्योर आदमी हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं जो आपकी बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप वहां पर वो एक्टिंग उतार रहे हो उपराष्ट्रपति की, और आपके राहुल गांधी जी वहां खड़े होकर बड़े प्यार से उसकी वीडियो बना रहे हैं। आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? और आज मुकर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो तो मीडिया दिखा रही है। तो जब आप अगर कर रहे थे तो उसको भी स्वीकारिए ना, अगर आपने गलती करी है। तो मेरा केवल इसमें इतना कहना है कि अभी हमने कुछ समय पहले जब राहुल गांधी जी को जो है जेल हो गई थी, और जब राहुल गांधी जी जो है बेल पे गए थे, तब भी हमने जो है कांग्रेस को और जो है अन्य विपक्षी दलों को सड़क पे जो है उनकी पैरवी करते हुए देखा था, उनको बचाने की पैरवी करते हुए देखा था। आज भी वही दृश्य हमारे सामने है कि चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अपने सांसदों को उनकी संसदीय बचाने के लिए अपना एक प्रचार करने का जो है ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा अपना के चल रही है। जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश के ऊपर राज किया, जिनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते 10 पैसे नीचे पहुंचते, आज वो जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक ईमानदार सरकार देश के अंदर है। किसान के खाते में 5 रुपए 10 रुपए भेजना है तो पूरा 10 रुपए जाता है, अगर गरीब आदमी के खाते में 10 रुपए भेज दे तो पूरा 10 रुपए जाता है, महिला के खाते में अगर 10 रुपए भेज दे तो पूरा 10 रुपए जाता है। तो ये ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार को जो है विपक्षी जो है पचा नहीं पा रहे हैं। और इसी तरीके से, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जो है अब देश में चुनाव होने वाला है 2024 का, उनको पहले से आभास हो गया है कि हम कहीं मोदी जी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है ये, क्योंकि एक संसद का ये जो है आखिरी कार्यकाल जो है सबसे बड़ा सत्र ये रहेगा, तो इसमें जो है देश में दिखाने के लिए, अपने आप को मीडिया में चमकाने के लिए जो है कांग्रेस ये प्रोपेगेंडा कर रही है। जो भी कार्रवाई संसदों को जो है निलंबित करने की, वो एक नियम के तहत की गई है। अगर विपक्ष ये कहते कि ये नियम नहीं है या नियम के इतर की गई है, तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि ये जो है भाजपा ने जो जानबूझ कर किया। लेकिन अगर आपने जो है नियम के तहत किया गया तो इसे स्वीकार करना चाहिए, और जो अगली गलती है उस पर जो है विचार विमर्श करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हरीश मेखूरी जी, आज का परिप्रेक्ष्य जो है, जहां पर राजनीति स्तर पर चल रहे, इस स्तर पर चले गई, क्योंकि हमने हमेशा सदन में कार्रवाइयां देखी है, हमने हंसी मजाक देखा है, हमने आरोप प्रत्यारोप देखा है, हमने सटायर देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंट में हमने शायद पहले कभी नहीं देखा। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा है कि जो संसद है वो लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सांसद जो हैं वो देश के आइडियल होते हैं। तो देश के आदर्शों को संसद में शालीनता से प्रस्तुत आना चाहिए, ये मौलिक सिद्धांत है। तो इस मौलिक सिद्धांत का चाहे पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, सभी को अनुपालन करना चाहिए। जहां तक वर्तमान संसद सत्र की बात है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक में देख रहा था, गृह मंत्री का बयान था कि हमने जो है राजद्रोह की धारा ही समाप्त कर दी है। राजद्रोह को इसलिए लगाया गया था कि सरकार के खिलाफ कोई बोल ही ना पाए, तो अब तो वही समाप्त हो गया। इसका ये मतलब है कि सरकार के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता अब बहाल हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संसद जो है, ये इसमें सुझाव आने चाहिए, जनता के हित के सुझाव आने चाहिए, किसानों के हित के सुझाव आने चाहिए। पिछली बार मैं देख रहा था कि जो संसद में हंगामा हुआ वो मणिपुर के मुद्दे पर हुआ, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बयान देना था, उस दिन जो है विपक्ष था ही नहीं वहां पर। तो केवल संसद को अवरोध करने के लिए अवरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जनता के हित के सुझाव है वो भी विपक्ष को रखने चाहिए, वो भी विपक्ष की जिम्मेवारी है। और सरकार की जिम्मेवारी निश्चित रूप से जनता के मनोभावों को, जो जनता के मनोभाव हैं, जो विपक्ष के मनोभाव हैं, उसको भी संसद के पटल पर रखना चाहिए। जहां तक वर्तमान जो हंगामा संसद में हुआ है उसकी जांच बैठ रखी है, तो मेरे ख्याल से पहले जांच रिपोर्ट आती तब सरकार बयान देती तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो यही शायद सरकार का भी मंतव्य रहा हो, जिसके कारण वक्तव्य देने में सरकार को लेट हो रही है। और निश्चित रूप से संसद में शालीनता की अपेक्षा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से ये पूरा देश, क्योंकि इनको वॉच करता है, देखता है पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है।
अब पहले का जैसा तो जमाना है नहीं कि संसद लाइव नहीं हो रही है, संसद लाइव हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति की अगर रुचि है तो संसद की कार्रवाई देखे तो ज्यादा अच्छा विश्लेषण जनता कर सकती है, बजाय कि हम अपने नजरिए से, पक्ष अपने नजरिए से रखेगा, विपक्ष अपने नजरिए से रखेगा। विपक्ष कहेगा गलत निलंबन हुआ, सरकार कहेगी सही निलंबन हुआ। लेकिन निश्चित रूप से जनता को विश्लेषण का मौका अब असली मिल रहा है, जबकि संसद का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ठीक है सुजाता पॉल जी, आप पे जब आप लोग आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं अघोषित आपातकाल, तो फिर इंदिरा गांधी का समय याद दिलाया जाता है। उसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त 63 सांसदों को बर्खास्त किया गया था, और वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन पर जो है वो निलंबन हुआ था। तब आप लोग क्या कहेंगे? वाह, क्या जस्टिफिकेशन है। मतलब इतिहास में क्या हुआ उसी से आज मोदी जी वो करेंगे जो इंदिरा गांधी ने किया। जिस इमरजेंसी के लिए माफी मांगी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने संसद के पटल पर खड़े होकर, और सोनिया गांधी जी उन्होंने किया, तो हम भी तो करेंगे। हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। अभी मैंने सुना किसी को बोलते हुए कि सरकार ने राजद्रोह का कानून हटा लिया। अरे कानून, भाई मैं तो लॉ की स्टूडेंट हूँ, देख रही थी कि देशद्रोह बना दिया कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो देशद्रोह हो जाएगा। तो सरकार ये नहीं समझ रही कि कल को ये अगर विपक्ष में आती है तब क्या होता है। विपक्ष में तो आना ही है, और तब ये जो बोलेंगे वो देशद्रोह होगा, क्योंकि तब वाली सरकार के खिलाफ बोल रहे होंगे। तो ये जो बातें हैं ना, इनको पढ़ लिख कर बोला जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अभी अमर्यादित बयान के बारे में बोल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि रमेश बिदूड़ी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उनको कर दूं मैं यहाँ पे? हो सकता है कि टीआरपी भी बढ़ जाए। कटुआ अच्छा शब्द है ना, आतंकवादी अच्छा शब्द है ना, प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे किसानों को परजीवी, अच्छा शब्द है ना। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जाए और अपने लोगों का अपमान किया जाए। संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही काम रहा है। अब 22 दिसंबर को उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 6 महीने के लिए सरकारी कर्मी हड़ताल नहीं करेंगे। जो भाजपा के प्रवक्ता, उनकी तो बात समझ में आती है। जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं यहाँ बैठकर, उनसे जानना चाहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, और ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि भू कानून पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है बहुत सारे आंदोलनकारी और आम जन। उसमें तो हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मी भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मी ऐसा कोई हड़ताल ना करे। याद है आपको विधानसभा चुनावों के पहले हमारी जो महिलाएं थी, बहनें थी, पुलिस वालों की जो पत्नियां थी, उनके परिजन थे, वो बैठी थी। उनको क्या शगुफा दिया गया था? बस ठाए ठाए फिस यूं हो गया था। उन्हें कहा गया था कि आंदोलन खत्म कर दो, हम तुम्हारी मांगे मान रहे। पीआरडी जवानों को भी यही कहा था, और अभी देख लीजिए जब पीआरडी जवानों ने अपने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करी तो उन्हीं 2 पीआरडी जवानों को हटा दिया गया। भाई तो सच्चाई ये है कि बात करी जा रही है जब संसद की, तो संसद में जिस तरीके से अपने देश के लोगों का अपमान किया गया है, अपने विपक्ष का भी अपमान किया गया। कहाँ है वो जो बातें थी जो अरुण जेटली करते थे, जो सुषमा स्वराज करती थी, जो कहते थे संसद चलाना सरकार का काम होता है। और दूसरी बात जो दोनों अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि संसद में विरोध करना, प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर आप विरोध करते हैं तो वो भी डेमोक्रेसी है। तो भाई बता दें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो बैठे हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड में आप क्यों रोक रहे हैं प्रोटेस्ट से हमारे जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मी हैं। मैम जवाब लेते सचिन गुप्ता जी। है कि आने वाले समय में, आखिरी बात करती हूँ, आने वाले समय में कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। किसके खाते में क्या जा रहा है, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर राजीव गांधी जी ना होते तो आज लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा ना उठाते। क्योंकि अगर आईटी रेवोल्यूशन ना लेके आते तो ये आज नहीं हो रहा होता। और वो उन्होंने ये कहा था कि जब हम पैसे भेजते हैं तो ऐसा हो जाता है, और इसी को ठीक करने के लिए हम पंचायती राज ला रहे हैं। तो हर चीज का परिप्रेक्ष्य मगर घुमा के, तोड़ के, मोड़ के कैसे बोलना है, ये भाजपा को सिखाया जाता है।
ठीक है सचिन गुप्ता जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संसद की कार्रवाई की और जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को बाहर किया गया है। आप लोगों को हमने याद है कई वर्ड्स को आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था कि संसद में एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं उनको नहीं बोला जाएगा, वो प्रतिबंधित शब्द होंगे। फिर उसके बाद चाहे पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो, आए दिन इस तरीके से वर्ड्स हमें या फिर इस तरीके से वोकैबुलरी हमें सुनने मिलती है। तो आखिर पक्ष पर जो है थोड़ी मेहरबानी करके विपक्ष पर कार्रवाई करके आप लोग थोड़ा सा नहीं हो रहे हैं कि आप लोग बायस नहीं हो रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी जी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर कई बार संसद के अंदर भी और संसद से बाहर भी जो है लगातार कटाक्ष होते रहे और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि शायद जो है मुझे बोलना भी नहीं जाएगा और शायद जो है देश की जनता सुनना भी नहीं चाहेगी। लेकिन जो है लगातार आप प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे, प्रधानमंत्री ने कभी जो है इस बात का जवाब पलटकर जवाब नहीं दिया। और आज लेकिन जब आपने उपराष्ट्रपति का आभास उड़ाया, जब उनकी बीमारी का आभास उड़ाया, जब आपने उनके जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है, जिस तरीके से उनका बोलचाल है, उसकी जो है आपने मिमिक्री करी, उसके बाद खुद स्वयं उन्होंने जो है इस बात का जो है उनके मन को पीड़ा हुई कि उन्होंने इस तरीके से जो है किया। और एक देश के बड़े राष्ट्रीय विपक्ष का जो नेता है वो खड़े होकर जो है इसकी वीडियो बना रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है मन को ठेस लगी और इसका जो है उन्होंने विरोध किया। और आज हम एक बात ये जरूर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि एक युवा भी हूं और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ बोल रहा हूं। हम संसद में अभी आदरणीय मेरी बड़ी बहन है सुजाता जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सुषमा जी का नाम लिया, जेटली जी का नाम लिया, अटल जी हमारे आदर्श रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे आदर्श रहे हैं। वो भी संसद में जब बोला करते थे तो कभी इस तरीके से आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जिन नेताओं का नाम आपने लिया है वो अपनी करारी भाषा में, अपनी मजबूत आवाज में, लोकतांत्रिक भाषा में जो है सरकार से जवाब मांगा करते थे, सरकार से लड़ा करते थे। सरकार सदन के अंदर जो है बातों की लड़ाई होती थी और अगर बाहर सदन पे सड़क पे होते तो सड़क पे सड़क की लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन कभी इस प्रकार का जो है अमर्यादित भाषा का उपयोग जो है कभी भी जो है सरकार के प्रवक्ता ने, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने, चाहे वो सुषमा जी का नाम हो चाहे अरुण जेटली, कभी इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिली। और तो और मैं अभी ध्यान दिलाना चाहूंगा आदरणीय अपने कांग्रेस की प्रवक्ता जी को कि अटल जी तो जो है जिन बातों को अच्छा लगता था सरकार का, उस पर खड़े होकर सरकार की तारीफ भी किया करते थे। मैंने कई बार कोट भी किया है अटल जी को। उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और जो बहुत जरूरी है ये बार बार कोट करना, क्योंकि आज का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं उस पर भी आऊंगी। विपिन खन्ना जी, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिस स्तर पर अब राजनीति चली गई है, विपक्ष किस स्तर पर गया था ये हमने पहले भी देखा है कि चूड़ियां भेजना प्रधानमंत्री को और इस तरीके से हल्ला बोल करना, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ था जो अब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये समय के साथ साथ अपग्रेडेशन के होने के बजाय डाउनग्रेड क्यों हो रहे हैं? भाषा शैली क्यों खराब हो रही है? प्रोटेस्ट करने के तरीके क्यों बदलते जा रहे हैं? पार्टी शिष्टाचार की बात करे और मर्यादा की बात करे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत हंसी वाली बात है विपक्ष के लिए कि जब एक सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बोलता है कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जब एक सत्ता के शीर्ष पर व्यक्ति बैठा हुआ बोलता है कांग्रेस की विधवा, जब इनके मंत्री बोलते हैं गोली मारो सालों को, जब इनके सांसद बोलते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, विदोरी जी की भाषा भी आपने सुनी होगी, कुछ समय पहले की ही बात है। ब्रजभूषण शरण एक महिला उत्पीड़न का आरोपी जब ये शिष्टाचार की बात करते हैं और जो अभद्र भाषा की बात कर रहे हैं कि विपक्ष अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो पहले मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने कॉलर में झांकना चाहिए कि आप विपक्ष से तो उम्मीद करते हैं कि वो शिष्टाचार निभाए, लेकिन आपके मंत्री और आपके शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्ष ने तो कोई किसी ऐसी कोई मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो उनको आपने निलंबित कर दिया। उन्होंने केवल एक सवाल पूछा आपसे कि भाई आपकी जो संसद भवन की सुरक्षा है इसमें सेंध कैसे लग गई, और मात्र 3 से 4 महीने के अंदर सेंध लग गई, जबकि आपने लेकिन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना क्या आपको सही लगता है?
देखिए, मैं किसी भी ऐसी बात का समर्थन नहीं करूंगा कि आप किसी भी ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी बात कहें जो अमर्यादित हो। मैं कभी भी इस पक्ष में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये कह देना कि देखिए जी मेरा अपमान कर दिया तो जाटों का अपमान हो गया, मेरे समाज का अपमान हो गया। ठीक है तो शीर्ष पर मेरे साथ- सुजाता जी वो आप जो वीडियो दिखा रही हैं इंटरनेट पे बहुत राहुल गांधी के जी। ऊपर टिप्पणियां हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीजें चेंज होनी चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, आज वहां पर विकास की बात हो रही है, हम देश की दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ हम बात कर रहे हैं, और हमारी राजनीतिक दल ये सोचने में लगे हुए हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है या नहीं, लोकतंत्र इस देश में है या नहीं। दिव्या बहुत सही सवाल किया है। मैं थोड़ा सा पीछे पृष्ठभूमि में चला जाऊंगा, तब जाकर जो बात बोली जाएगी इस डिबेट में उसका सही सार्थक अर्थ निकल कर आएगा। मैंने दिव्या वो दौर भी देखा है कि चुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी को बगल में बैठाकर प्रत्याशी बोलता था लोकतंत्र में जीत हार होती है, जो भी काम होगा मिलकर होगा, क्षेत्र का विकास हमारा लक्ष्य है, मुझे जनता ने जिम्मेदारी दी है, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। आज देख लीजिए, जीतते बयान आता है, कोई कहता है मैं उस चवन्नी को औकात दिखा दूंगा, उसके धंधे बंद कर देते हैं। ये मैं बात श्रीनगर के जो कैबिनेट मंत्री हैं इस समय पर, उनके बयान दर्ज कर रहा हूँ। ये लोकतंत्र तो नहीं है। दूसरा, मैं सनातन धर्म से का अनुयायी हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और राम के चरित्र की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब विपक्षी हमसे कहता है कि तुम्हारे राम का ऐसा चरित्र है, तब हमसे जवाब नहीं बनता। हमें बोलना पड़ता है कि ये ढोंगी है, ये राम को बेच खाए। और जब अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बड़े बड़े संतों को मैं सुनता हूँ कि ये इन ढोंगियों ने तो हमारा भी अनदेखी कर दी, ऐसे लोगों को उत्तराखंड से, देश से बाहर करो, तब मुझे दुख होता है। मेरा कहने का मतलब है, ये उस राम को बेच खाए जिस राम ने पीड़ित शोषित लोगों को जो है आगे लेकर एक संदेश दिया कि मुझे अगर लंका में विजय प्राप्त हुई तो गिलहरी की भी जरूरत थी, तो मुझे बानरों की भी जरूरत थी, मुझे सबरी की भी जरूरत थी। ये हम कौन सा संदेश लोकतंत्र में दे रहे हैं? सत्ताएं आएंगी जाएंगी। इसी लोकतंत्र में सत्ताधारी कांग्रेस ने जब जिनेवा भेजने की बात आई तो विपक्ष के नेता को भेज दिया, अटल बिहारी को, ये कहकर कि ठीक है सरकार हमारी है, मगर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष का नेता जाएगा। आज आप उम्मीद कर सकते हो, बात कर सकते हो आप इस तरह की? लोकतंत्र में आप केवल चुनाव जीत जाओ, यही अगर सफलता है तो उसके परिणाम है कि जब गृह मंत्री से जवाब ना बने संसद में सुरक्षा चूक पर, तो 140 बार फेंक दो, और जब आपसे धरने प्रदर्शन झेले ना जाए ऐस्मा लगा दो। ठीक है, ये जो तरीका है ये बताता है कि देखिए, नकल मार के हाकिम के बदौलत नौकरी तो पालोगे, मगर जब पत्र बनाने की बात आएगी तो फिर वहां बगले झांकते हुए दिखते हैं समीक्षा अधिकारी। उत्तराखंड में एसडीएम काम करने के नाम पर चोर बाजारी के अलावा उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है। ये संदेश है कि अगर आप काबिल नहीं हो तो आपको सांसद बना दो, तो आप बंगालियों की जरूर बात करोगे, पहाड़ियों की नहीं करोगे। ये जो चरित्र है ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की तासीर को नहीं समझ पा रही है, वो जीत को ही सब कुछ समझ रही है। और धीरे धीरे जो आक्रोश जनता में उत्पन्न हो रहा है, यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से सरकार हटी तो मैं आज चुनौती के साथ कह रहा हूं, इनके कई सांसद देश छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे हालात इन्होंने देश के अंदर पैदा कर दिए। हरीश मेखुरी जी, आपने जब कहा कि अब लाइव प्रसारण होता है संसद की कार्रवाई का, जनता को डिसाइड करने का मौका मिलना चाहिए। सर, जनता तो तब डिसाइड करेगी जब उसे एक्चुअल पता होगा कि कार्रवाई कैसे होती है। अगर हमारे सांसदों को ही अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं या पद की गरिमा नहीं रख पाते हैं, या इस तरीके से कार्रवाई में विघ्न अगर डलता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तो जनता से आप उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई समझ पाएगी, सही गलत समझ पाएगी? नहीं, देखो ऐसा है, हमारे देश में एक चीज प्रिज्यूम करके मतलब मानी जाती है कि कानून सबको मालूम है, कानून सबको मालूम होना चाहिए, इसीलिए तो मुकदमा चलता है। कोर्ट में कोई ये कह के नहीं बच सकता कि मैं जो है, या कोई हत्यारा इसलिए नहीं बच सकता
कि मुझे ये पता नहीं था कि हत्या की सजा जो है वो मृत्युदंड होगा। हम्म, तो कानून सबको मालूम होना चाहिए, ये प्रिज्यूम किया जाता है, हम्म, ऐसा समझा जाता है, हम्म, ऐसा हमारा संविधान मानता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा संविधान मानता है। हम्म, लेकिन संसद की कार्यवाही को चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमने एक ही शब्द में कहा कि वो हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडियल हैं। एक एक सांसद, भारत के जितने 500 से अधिक सांसद हैं, 511 सांसद हमारे आइडियल हैं। उसके अलावा राज्यसभा में बैठे हुए सांसद हमारे आइडियल हैं। तो वो जो बोलेंगे वही जनता भी बोलेगी। तो क्योंकि अब मैंने कहा नहीं कि लोकतंत्र का मतलब संसद की कार्रवाई का अब सीधा प्रसारण होता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। उसी तरह से अब अच्छी बात ये हो गई है कि जब से डिजिटल इंडिया बना है तो कोर्ट की कार्रवाई भी अब जो है वो लाइव होती है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स की कार्रवाई हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो इसका बड़ा लाभ होता है, लोग सीखते हैं और लोग जानते भी हैं, लोग समझते भी हैं। तो इसलिए जनता डिसाइड कर सकती है। अब अधिकार है इस तरह का, मतलब इस तरह का एक प्रिजम्पशन आ रहा है, इस तरह का एक फिनोमिना बन रहा है कि हम लोग जो संसद में चल रहा है उसको समझें। ठीक है। उत्तराखंड में जो भू कानून है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और जो मूल निवास 1950 की जो भी लोग मांग कर रहे हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसके लिए मूल निवास 1950 और जो भू कानून है हिमाचल की तर्ज पर, उसकी मांग जो भी हमारे चाहे यूकेडी कर रही है चाहे अन्य संगठन कर रहे हैं, वो स्वागत योग्य मांग है। और हम तो ये कहेंगे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको आगे आके ये दोनों कानून पारित करने चाहिए, उनको भी लाभ होगा भैया, आप लोगों को भी लाभ होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर इस कानून का वो समर्थन करें बजाय कि एस्मा लाने के या अन्य तरह की प्रतिबंध लगाने के, इस कानून का समर्थन करें, लाभ होगा। सचिन गुप्ता जी, एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप तो समय सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, आपके पिछली सरकार ने जो है गैरसैंण में कालीन राजधानी की घोषणा की है, तो उस तरफ का रोड मैप भी तैयार करें। हमारे यूकेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस मांग का समर्थन करो, इसको उठाओ कि लोकतंत्र की उत्तराखंड में भी आवश्यकता है, तो गैरसैंण की तरफ सरकार जाए। पहाड़ के 8 जिलों में आज भी रोजगार नहीं है, आज भी उद्योग नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है। 23 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए। आप सचिन गुप्ता जी, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इस पर भी होना चाहिए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम पार्टी की कार्रवाइयों की बात करते हैं, हमने पिछले कुछ समय में जितने बड़े नेता खोए हैं, उनके जाने के बाद चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबके मुंह से हमने एक शब्द जरूर सुना है, ये भले ही पक्ष के नेता थे लेकिन उतने ही पक्ष के थे जितने विपक्ष के थे। अब हमने ये स्टेटमेंट्स बहुत लोगों से सुना है जो अब शायद हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अब हम क्या सुनते हैं, सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी हो, विपक्ष की तो सुनता ही नहीं है, तो विपक्ष ने बोलना ही छोड़ दिया है। तो कहाँ हम डाउनग्रेड, आप लोग आदर्श जिन नेताओं को मानते थे, आज वो आदर्श धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो नेताओं के बीच में हो चाहे कोई भी हो। आप लोग जो सर कह रहे थे कि आइडल मानते हैं, आइडल किस बेसिस पे? जब आप अपने बड़े नेताओं को आइडल मान के उनके आदर्श छोड़ देते हैं, तो फिर जनता कैसे माने आप लोगों को आइडल? देखिए दिव्यदर्शी, बहुत सुंदर आपने जो है सवाल पूछा और आपके सवाल में ही मेरा जवाब भी है। आपने कहा कि पुराने नेता कौन थे सदन के अंदर बड़े? पुराने नेताओं में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, ये विपक्ष के बड़े नेता हुआ करते थे। और जैसे अभी मैंने बताया कि जिस तरीके सरकार के साथ खड़े होने का काम, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का काम, वो एक मर्यादित भाषा के अंदर रहते हुए जो है, अपने जो है संस्कारों के अंदर रहते हुए जो है उसका सवाल जवाब तर्क वितर्क किया करते थे और वो हुआ करता था। इसीलिए जो है सत्ता पक्ष के लोग भी जो है तारीफ करा करते थे विपक्ष को, और विपक्ष के लोग भी सरकार की तारीफ किया करते थे। आज की स्थिति, आज आपने कहा कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसलिए ऐसा हो रहा है कि 60 साल एक पार्टी ने, एक परिवार ने जो है इस देश पे राज किया, उसको एक बहुत सुंदर सुलझावा जो एक अच्छा विपक्ष मिला, जिसने जो है उनका हर बात पे सहयोग भी किया, जहां जरूरत पड़ी वहां विरोध भी किया। आज की स्थिति क्या है? आज सरकार, जैसा भी आपके माध्यम से भी आया है, आज हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को पूरा विश्व अपना रहा है। वो कहता है भारत के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, इनके युवराज हैं, वो विपक्ष की धरती पे जाके कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र ने हमारे को बचाओ। तो आप ऐसे किसी नेता से क्या इस बात की आप उम्मीद कर सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, तो उनको जो है अपना विषय रखने के लिए जो है सत्तारूढ़ दल ने जो है विदेशी धरती पे भेज दिया? तो क्या आप ऐसे नेता से उम्मीद करोगे जो कि जो है
अपने देश की निंदा विदेशी धरती पे जाके कर रहा है, तो क्या हम उसे किसी अपने देश के किसी अच्छे विषय को लेकर जो है बाहर जाने की अनुमति या उस पे ये विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व वहां पे जाके करेगा? सुजाता तो जी। ये फर्क है दिव्य दर्शनी जी, ये फर्क है आज की और तब की राजनीति में। और आज मैं इस बात पे जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज विपक्ष जो है अपने आचरण को भूलता जा रहा है, विपक्ष अपने जो उनका एक संसदीय जो वो चुन के यहां से जो है जाते हैं अपनी जनता की आवाज रखने के, तो वो जनता की आवाज रखने का विषय जो है वहां पर नहीं होता, क्योंकि जब सत्तारूढ़ दल से सवाल करते हैं तो जवाब नहीं लेने देते, हल्ला मचाने देते हैं, जब जवाब देने की बात होती है तो वहां से जो है बैकआउट हो जाते हैं संसद से। तो आखिर क्या चाहते हैं ये जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है। यही कारण है कि सभी राष्ट्रीय पार्टी जो वो आज जो है निम्न स्तर पे जो है गिनती के उनके सांसद बने हैं, सारी जो है चोर चक्कों की पार्टियां इकट्ठी होकर जो है एक तरफ जो है लड़ने का कार्य कर रही है एक सरकार के खिलाफ। लेकिन ये तो जनता हमें भी देख रही है समझ में धीरे आता धीरे है। एक विपक्ष खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि जितना विपक्ष है इसे भी जो है जनता 2024 के चुनाव में आईना दिखाने वाली है और बाहर करने लेकिन ये वाली तो है। हमें भी समझ में आता है कि जो एक बार विपक्ष में रहता है, जब वो सत्ता में आता है तो सुर बदल जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो इस देश में। सब विपक्ष में और सत्ता पक्ष में आते ही कंप्लीटली डिफरेंट है, बातें भी, आचरण भी और सोचने का तरीका भी। वो इस देश की हमेशा से रीति रही है राजनीतिक दलों की। सुजाता पॉल जी, एक सवाल कांग्रेस के लिए इसलिए मैडम, क्योंकि हर विपक्ष तब मजबूत होता है जब पार्टी एकजुट होती है। कांग्रेस अपने आप में टूट गई थी। 146 सांसद लगे कांग्रेस को उत्तराखंड में, जैसा हमने आज तस्वीर देखी, एकजुट करने के लिए। आज हुजूम था कांग्रेसियों का। अगर शायद यही होता तो आप मजबूत विपक्ष के तौर पर आप अभी तक जाने जाते। ऐसा क्यों है मैडम? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पार्टी के लिए कई दौर आते हैं, और जब कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो जब आप असफल हो जाते हैं राजनीति में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिक भी जाते हैं, वो छोड़ भी जाते हैं, और खरीदने के लिए तो तैयार है। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम और पीयूष जैन, तो ये कोई यहाँ का कोई वहां का, तो इनको खरीदने की बीमारी भी है। येदियुरप्पा को तो खुद अमित शाह ने बताया था कि बहुत बड़े, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताया था। तो ये सारी चीजों को देखेंगे तो मादल वीरपक्षप्पा, ये सारे इन्हीं के लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वक्त ये कहा गया अभी किसी के द्वारा कि कानून की, ये माना जाता है कि कानून, आपको पता है वो जो मजदूर है ना, जो काम कर रहा है, उसे केवल ये पता होता है कि गलत करूंगा तो उसकी सजा मिलेगी, उसे ये नहीं पता होता कौन सा प्रावधान है। अब तो ऐसी दिक्कत कर दी भाजपा ने कि मुझे तो वकील लोग, वो भी भाजपा वाले, कह रहे हैं आप लोग इस बात को उठाओ ना कि कानून में इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्या थी। सिर्फ इसलिए कि नाम बदलना है, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को ये कहना है कि हाँ मैं लेके आया, क्योंकि पहले भी तो आईपीसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता ही कहा जाता था। तो ये सारी चीजें जो करी जा रही है विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए। अब जो शहंशाह है, उन्होंने जब इसको प्रस्तुत किया तो वो खुद ही नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको विपक्ष मुक्त संसद चाहिए था। लेकिन विपक्ष जो है वो पहले विरोध करता था, तो याद करा दूं कि ये वो आरएसएस की उपज है जिनको बैन किया गया था। आजादी के बाद भी बैन हुए, आजादी के पहले भी कई बार बैन हुए, लेकिन अगर उनको जगह दी गई तो इसीलिए क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री ये मानते थे, उनकी सोच अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, लेकिन वे भी तो भारतीय हैं। और विपक्ष अगर मजबूत हुआ, विपक्ष का सम्मान हुआ, तो वो इसलिए क्योंकि जो सत्ता संभाले बैठे थे ना, वो सम्मान करना जानते थे। और आज भी हम कहते हैं कि हमारे मतभेद हो सकते, हमारे मनभेद नहीं होते, लेकिन भाजपा खून की प्यासी होती है, किसी की अच्छाई को नहीं देख सकती, किसी की बढ़ाई नहीं कर सकती। अभी सुन तो लिया आपने कि विपक्ष के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, मुट्ठी भर विपक्ष है, उनको संभाल नहीं पा रहे हो और बता रहे हो कि प्रचंड बहुमत है। अरे शर्म करो, अगर समय की बाहर निकालने की इतनी जरूरत पड़ी है तो वो ये बता रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे। और ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में विपक्ष का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनता जनार्दन होती है, सर पर उठाकर बैठाती है ना, तो पटक कर गिराती भी है। और भूलिए मत, आपके नेता है नितिन गडकरी जी, और जैसे ही मोदी शाह का कालखंड समाप्त होगा, वैसे ही यही सचिन गुप्ता जी कहेंगे कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ना, अडवाणी जी कहते थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना, एक दूसरे का
सम्मान करो। कभी विपक्ष में आप और कभी ठीक है। विपक्ष में हम। जनता जनार्दन होती है, अहंकार मत करो। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, मैं फाइनल कमेंट लूंगी। और विपिन खन्ना जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ से। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ईमानदार सरकार की बात करते हैं, ये कहते हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है, तो मेरा मानना है कि पहले इन्हें अजीत पवार को याद कर लेना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी को याद करना चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि भ्रष्टाचारी जब इनके पास आ जाते हैं तो वो शिष्टाचारी हो जाते हैं। और भ्रष्टाचार की अगर बहुत महत्वपूर्ण बात अगर हम करें कि जो कहते हैं कि उत्तराखंड की बात अगर हम लोग कर लें तो ये कहते हैं उत्तराखंड के अंदर तो भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उनके अपने मुख्यमंत्री कहते हैं हम 40 से 45% कमीशन जो है सरकार ले रही है, मतलब 40 और 45% की कमीशन खोरी की ये लोग बात करते हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर ये लोग जो है यहाँ पर भाषण देने आते हैं। तो मुझे लगता है पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी कॉलर में झांकना चाहिए। और जहां ये लोग कहते हैं कि ठीक है, शॉर्ट में प्लीज विपिन खन्ना जी। ना इनको लोकतंत्र की परवाह है, ना इनको जनादेश की परवाह है, क्योंकि जनादेश का भी इन लोगों ने राज्य दर राज्य अपमान किया है, खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकारें गिराई हैं, पूरे देश ने देखा है। और संविधान की अगर आप बात करें तो संविधान को तो ये लोग मानने को ही तैयार नहीं है। ये कहते हैं देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र को ही आप बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, शांति प्रसाद जी, बहुत शॉर्ट में जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को खत्म करना सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। हमारा ये मानना है सत्ताओं में बैठे सत्ताधीशों को ये पता रहना चाहिए कि सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। आपका ये जो आचरण है जब आपके ऊपर लागू होगा तब आपको एहसास होगा कि सत्ताओं का दुरुपयोग करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। सचिन गुप्ता जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पे विश्वास करती है, लोकतांत्रिक तरीके से देश और संसद चलेगा। अगर विपक्ष को लगता है कि वो राजशाही खानदान से, राजशाही परिवार से है, तो जो पहले होता था, जो छूट उनको पहले मिला करती है वर्तमान में मिलेगी, तो ये अब नहीं चलेगा। और भविष्य में भी ये संकेत है उनके लिए कि वर्तमान की सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके मंत्र को लेकर आगे चलेगी, बढ़ेगी। और जो भी जो है कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरीश मैखुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। नहीं, संसद में शालीनता का व्यवहार की अपेक्षा चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सबको करना चाहिए और क्रिएटिव सुझाव आने चाहिए, जनहित के सुझाव आने चाहिए, उस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। और अगर हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो हमारे एक सांसद पे 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, अभी तक मेरे ख्याल सस्पेंड नहीं हुए जिस पार्टी के वो सांसद हैं। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार तो खत्म होना ही चाहिए देश से, लेकिन उस पर चर्चा भी जरूर हो, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। निश्चित रूप से उन मुद्दों को भी जरूर उठाया जाना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। सुजाता पॉल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो ये याद करा दूं कि अजीत पवार के लिए भी कुछ बोल देते मैखुरी जी तो बहुत अच्छी बात होती। पीयूष जैन इतर व्यापारी जो भाजपा से संबंधित है, उसके घर से 257 करोड़ रुपए निकले थे। पैसे कहाँ गए? मोदी जी की जेब में गए या शाह जी के पास पड़े हुए हैं? ये बता दीजिएगा। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं संसद की तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन पर ये विश्वास नहीं करते, वो कहते थे कि सरकार में तो सत्तारूढ़ दल होती है और विपक्ष जो है उसके लिए संसद होता है, उसकी आवाज वहां गूंजनी चाहिए। और तीसरी बात कि व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले वो शहंशाह के पीछे घूम रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात, भू कानून के लिए जो समिति बनाई गई है वो किस लिए बनाई? समिति एक शगुफा है और लोगों का मुंह बंद करना है, अपने आदेश को वापस ले सकना। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की इंडिया का हल्ला बोल, क्योंकि जिस तरीके से इस सदन के अंदर से 146 विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सिर्फ यही सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और जिस बात के लिए हल्ला बोल हुआ था आखिर उनके जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा ये प्रदर्शन क्या मोड़ लेगा और किस तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है।